सोचने वाली बात है। क्या कोई एक अकेला इंसान पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है? क्या एक अपमान की आग इतनी भयानक हो सकती है कि उससे एक विशाल साम्राज्य पैदा हो जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिमाग की जिसके जैसा शायद ही कोई हुआ हो। नाम था आचार्य चाणक्य। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं चाणक्य की कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बदले की एक कसम से पूरे साम्राज्य को बना डाला, जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं बल्कि दिमाग की सोच में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है चाणक्य के जन्म से ही। एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनके भाग्य में कुछ बहुत ही असाधारण लिखा था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। तो हुआ ये कि जन्म के वक्त ही उनके मुंह में 2 दांत थे। अब ये उस जमाने में एक सम्राट बनने की निशानी मानी जाती थी, लेकिन उनके पिता ने सोचा नहीं, उन्होंने वो दांत तोड़ दिए और बस उस एक पल में किस्मत बदल गई, राजा बनने से राजा बनाने वाले की। अब उनका रंग रूप कुछ खास नहीं था, तो बचपन में लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर चाणक्य ने सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी बुद्धि को ही अपना हथियार बना लिया। और इसी ज्ञान की प्यास उन्हें ले गई उस वक्त के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला। लेकिन जिंदगी में पहला बड़ा झटका उन्हें वहीं लगा, जब मगध के राजा धनानंद ने उनके पिता को भरी सभा में जलील करके देश निकाला दे दिया। और बस यही वो घटना थी जिसने चाणक्य के दिल में गुस्से का पहला बीज बो दिया था। अपने पिता के साथ हुए अपमान के बावजूद चाणक्य ने देश को पहले रखा। वो सीधे पहुंचे मगध के दरबार में। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा को आगाह करना था सिकंदर के आक्रमण के बारे में, जो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन वो घमंडी राजा धनानंद, उसने चाणक्य की बात सुनना तो दूर, उनके ज्ञान का, उनकी बुद्धि का सम्मान करने के बजाय उनके साधारण से रूप का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और उन्हें घसीटकर महल से बाहर फेंकवा दिया। और इसी धक्का मुक्की में उनकी शिखा, जो एक ब्राह्मण के आत्मसम्मान का प्रतीक होती है, वो खुल गई। ये उस वक्त का सबसे बड़ा अपमान था। और उसी पल, अपमान के उसी लम्हे में एक ऐसी प्रतिज्ञा का जन्म हुआ जिसने इतिहास लिख दिया। मैं इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं तुम्हारे पूरे राजवंश को उखाड़कर तुम्हारे सिंहासन को जलाकर राख न कर दूं। ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे, ये इतिहास का सबसे बड़ा डेथ वारंट था, जो एक निहत्थे ब्राह्मण ने उस वक्त के सबसे अमीर राजा के नाम लिखा था। तो अब चाणक्य के सामने मकसद बिल्कुल साफ था, धनानंद का विनाश। लेकिन उनके पास ना तो सेना थी, ना पैसा। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो उनके इस मकसद का हथियार बन सके, जो उनके बदले को अंजाम दे सके। और फिर एक दिन जंगल में भटकते हुए चाणक्य की नजर पड़ी एक बच्चे पर। वो कुछ दूसरे बच्चों के साथ राजकिलम का खेल खेल रहा था, मतलब राजा राजा का खेल। उस बच्चे में एक अजीब सा आकर्षण था, एक नेचुरल अथॉरिटी, न्याय करने की समझ और बिल्कुल निडर। बड़े बड़े शिकारियों के सामने भी वो डर नहीं रहा था। चाणक्य ने एक झलक में पहचान लिया, उन्हें अपना सम्राट मिल चुका था। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसके माता पिता को कुछ सोने के सिक्के देकर उसे अपने साथ ले लिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले आए और वहां उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, उसे बनाया गया एक जिंदा जागता हथियार। उसमें शेर का दिल डाला गया और लोमड़ी जैसी चालाकी भी। यहां तक कि एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया गया। उसे विष प्रहारों से बचाने के लिए चाणक्य बचपन से ही उसके खाने में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए, विष प्रतिरोधी बन जाए। लेकिन मगध तक पहुंचने से पहले रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, एक बाहरी खतरा भारत की सरहदों पर। नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। अब चाणक्य के पास तो सेना थी नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि इस चुनौती का सामना वो अपने सबसे बड़े हथियार से करेंगे, अपने दिमाग से। तो उन्होंने शुरू किया एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। स्टेप 1, उन्होंने अपने जासूसों के जरिए सिकंदर की सेना में अफवाहें फैला दी कि ये भारत भूमि देवताओं की है और यहां आने वाला कोई भी आक्रमणकारी ईश्वर के प्रकोप से नहीं बच पाएगा,
स्टेप 2, उन्होंने यूनानी सेना के पानी के स्रोतों में एक धीमा असर करने वाला जहर मिलवा दिया। इससे सैनिक बीमार पड़ने लगे पर मर नहीं रहे थे, जिससे डर और बढ़ गया। स्टेप 3, रात के अंधेरे में अजीबो-गरीब आवाज़ों और डरावनी परछाइयों से उनकी नींदें हराम कर दीं। और आखिरी चाल, उन्होंने ये झूठी खबर फैला दी कि नदी के उस पार जो मगध की सेना इंतजार कर रही है वो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और इस डर और अंधविश्वास का जाल इतना मजबूत बुना गया कि सिकंदर की वो सेना जिसे कभी किसी ने नहीं हराया था, उसने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा एक ब्राह्मण की कूटनीति के आगे हार गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें एक भी तीर नहीं चला था। तो अब बाहरी खतरा टल चुका था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान फिर से अपने असली दुश्मन धनानंद पर लगाया, लेकिन इस बार भी उनकी पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। हुआ ये कि उन्होंने सीधा मगध की राजधानी यानी कि उसके सेंटर पर हमला कर दिया और नतीजा करारी हार। जब वो जंगलों में छिपे हुए थे तो उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, अरे बेवकूफ, गरम खिचड़ी को बीच से खाएगा तो हाथ जलेगा ही ना, किनारे से धीरे धीरे खा। और बस उस एक सेकंड में चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। सबक बिल्कुल साफ था, दुश्मन के सबसे मजबूत हिस्से, उसके केंद्र पर कभी सीधा हमला मत करो। पहले किनारों को जीतो, उसे धीरे धीरे कमजोर करो। अब उन्होंने अपना प्लान पूरी तरह बदल दिया। इस बार उन्होंने 1000 घाव देने की नीति अपनाई। उन्होंने मगध की सीमाओं पर कब्जा करना शुरू किया। बागियों और समाज से निकाले गए लोगों की एक सेना तैयार की। यही नहीं, विषकन्याओं का इस्तेमाल किया, यानी ऐसी लड़कियां जिनके खून में जहर होता था, उन्हें भेजकर दुश्मनों को मरवाया। उन्होंने एक शक्तिशाली राजा पर्वतक के साथ संधि की और सबसे बड़ा काम, धनानंद के दरबार में ही आपस में इतनी फूट डाल दी कि वो राजा अपने सबसे वफादार मंत्रियों पर भी शक करने लगा। और आखिरकार जब धनानंद चारों तरफ से कमजोर हो चुका था, तब पाटलिपुत्र को घेर लिया गया। एक गुप्त दरवाजे से चंद्रगुप्त की सेना शहर के अंदर दाखिल हुई। धनानंद हार गया और चाणक्य उसी सिंहासन के सामने खड़े हुए जहां उनका अपमान हुआ था और अपनी खुली हुई शिखा को बांधा। कसम पूरी हो चुकी थी। लेकिन सिंहासन जीतना तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा था। अब शुरू हुई असली चुनौती, एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखने की। और यहां चाणक्य की असली प्रतिभा सामने आई, जो युद्ध में नहीं बल्कि राजनीति में थी। उनके सामने दो बड़े दुश्मन अभी भी बचे थे। पहला, धनानंद का बेहद वफादार मंत्री अमात्य राक्षस। चाणक्य ने उसे हराया नहीं बल्कि उसकी देशभक्ति को अपील किया और उसे ही नए साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। दूसरा था सिकंदर का जनरल सेल्यूकस निकेटर। उसे युद्ध में हराने के बाद भी चाणक्य ने उसे मारा नहीं बल्कि उसकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी करवा दी। एक तीर से दो निशाने, दुश्मन भी खत्म और एक शक्तिशाली साथी भी मिल गया। चाणक्य ने अपना लक्ष्य तो पा लिया था, एक अखंड भारत बना लिया था, लेकिन इस कहानी का जो अंत है वो काफी दुख भरा है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने इस मिशन के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी। हुआ ये कि जैसा मैंने बताया था, चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ा विष मिलाते थे। एक दिन गलती से चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी रानी दुर्धरा ने उसी थाली से एक निवाला खा लिया। उनकी शरीर में जहर फैल गया। रानी को बचाना अब नामुमकिन था, लेकिन वंश को बचाना जरूरी था। उसी वक्त चाणक्य ने एक बड़ा ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपनी तलवार से रानी का पेट चीरकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। सालों बीत गए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बना, लेकिन दरबार में एक झूठा और ईर्ष्यालु मंत्री था, सुबंधु। उसने इस पूरी घटना को, रानी दुर्धरा की मौत की कहानी को तोड़ मरोड़ कर बिंदुसार के सामने पेश किया। उसने बिंदुसार के कान भरे और उसे विश्वास दिला दिया कि उसकी मां का कातिल कोई और नहीं बल्कि चाणक्य ही है। जिस बच्चे को उन्होंने बचाया था, उसी के मन में अपने लिए नफरत देखकर चाणक्य का दिल टूट गया और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सुबंधु यहीं नहीं रुका, उसने चाणक्य की हत्या भी करवा दी। लेकिन वो ये भूल गया था कि वो चाणक्य से टकरा रहा है। चाणक्य मरने के बाद भी अपनी आखिरी चाल चल गए। उन्होंने पीछे एक संदूक छोड़ दिया था, उसके अंदर एक खास तेल था। सुबंधु को लगा कि कोई कीमती चीज है। जैसा कि चाणक्य जानते थे, लालची सुबंधु ने वो तेल अपने ऊपर लगा लिया और वो तेल असल में कॉन्टैक्ट पॉइजन था। त्वचा के संपर्क में आते ही सुबंधु तड़प तड़प कर मर गया। ये थी चाणक्य की आखिरी शह और मात।
चाणक्य का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी नीतियां अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रूप में आज भी जिंदा हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के वो मूल मंत्र हैं जिन्हें आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां स्टडी करती हैं। उन्होंने ही एक बिखरे हुए भारत को एक साथ जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी थी। तो चाणक्य की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली शक्ति किसमें है? राजा के सिर पर रखे ताज में, या उस दिमाग में जो उस ताज को वहां रखता है? उनकी पूरी जिंदगी, उनकी विरासत इस बात का सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी वाकई में दुनिया का नक्शा बदल सकता है।